नमस्कार, अतिथि.com में आपका स्वागत है। हमारी आज की मेहमान एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं। शी इज़ अ राइटर, सोशल वर्कर एंड मैनी थिंग्स मोर। वंदना जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। इतने पहलू हैं आपकी पर्सनैलिटी के। सबसे पहले शायद जो आपका करंट पहलू है उस पर बात करते हैं। वंदना यादव जो एक लेखिका हैं और एक कवियत्री हैं, उसके बारे में बताइए। लिखना पढ़ना तो शायद शुरू से ही था, बचपन से, और धीरे धीरे कविताएं इकट्ठी होती रहीं, जहाँ भी रही लेख, आर्टिकल्स लिखती रही। फिर घर की जिम्मेदारी थी, बच्चियाँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं। मुझे लगा कि अपने आप को तराशने से पहले मैं अपनी बेटियों को देखूं, वो जिम्मेदारियाँ थी। और जब बेटियाँ थोड़ी इस काबिल हो गई हैं कि वो अपने आप को संभाल लें, बल्कि कुछ ऐसा टेढ़ा वक्त आए तो वो घर और बाकी सब भी संभाल लेती हैं, तब मुझे लगा कि अब मैं अपने आप को थोड़ा समय दूं, जो मैं हूँ मैं उसे ढूंढूं। कविता लिखने का सिलसिला था वो तो शायद आपका बचपन से है। स्कूल की जो मैगजीन होती है उस जमाने में हाथ से लिखी जाती थी, स्कूल की बुक, तो उसमें मेरी कविताएं छपी थी। तो वो याद है आपको उनमें से कोई? हाँ, वो मुझे कुछ कच्ची पक्की सी याद है, जिसमें मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा था किसी बात पे। अच्छा। तो बच्चे की कल्पना तो वही होती है ना, माँ तुम मुझे मारती बहुत हो पर जब मैं रोती हूँ तो मुझे लाड बहुत करती हो, कुछ ऐसा लिखा था। आपकी कविताओं में भी, आपके उपन्यास में भी जो आपकी आर्मी लाइफ है उसके बारे में ख़ास तौर पर बहुत जिक्र आता है। और अभी आपने कहा कि अपने आप को तराशने के लिए या अपने लिए समय निकालने के लिए यू हैड टू वेट टिल यू हैव फिनिश्ड विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, मैंने फुल टाइम अपने आप को साहित्य से तब तक नहीं जोड़ा जब तक मैं बेटियों के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। आज भी हूँ, पर वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो अपनी पढ़ाई, अपना ध्यान रख लेती हैं। फ़ौज में, जैसा कि आपको पता है, मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं, तो फ़ौज में जब एक व्यक्ति है तो वो एक बहुत पॉपुलर कहावत है फ़ौज में कि एक आदमी की तनख्वाह में 2 लोग काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना। वो जो जिम्मेदारी थी वो मैं निभा रही थी। उस नाते हम लोग वेलफेयर के लिए भी जाते हैं, सोशल वर्क भी कर रहे होते हैं, किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए, किसी के बच्चे नहीं पढ़ाई में, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है वहाँ पे, आप जानती ही हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं लोग, तो उन लोगों के लिए जब भी मैं जाती थी तो जितनी सोशल सर्विस करनी है वो कर रहे थे। उनके लिए बड़े कभी कभी प्रोग्राम्स भी करने पड़ते थे, तो वो जो अंदर की अभिव्यक्ति थी वो वहाँ रहती थी जी। और जो कलाकार है या किसी भी तरह की कला से जुड़ा है, चाहे वो DIY बना के उनको कुछ सिखाना है या उनको ट्रेनिंग देनी है, कि जब हम लोग जंगलों में पोस्टिंग होती थी हस्बैंड की, आप मानिए कि कभी ढूंढने से पनीर नहीं मिलता था, है ना। मतलब नॉर्मल सी उत्तर भारत में एक चिक्की खाई जाती है सर्दियों में, तो चिक्की नहीं मिलती थी, ऐसी ऐसी जगह भी रहे तो लेडीज़ कहती थी कि मैम चिक्की खाना है तो सोचिए कि ये सब सीखते थे और वहाँ जाके सिखाते थे। अभिव्यक्ति किसी न किसी तरह रहती है अगर आपके अंदर कुछ है तो, चाहे वो लिखने पढ़ने से जुड़ा हो, घर से जुड़ा हो, बनाने से, डांस करने से। डांस में भी आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहा है? कथक मैं कथक डांसर रही हूँ, तो अब नहीं, बहुत साल पहले छोड़ दिया था। 27 साल हो गए आज। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, हरियाणा की आपकी एक बहुत ट्रेडिशनल फैमिली रही है, और हरियाणा के बारे में तो वैसे भी हम नॉर्थ इंडियन बहुत से जो एरियाज़ हैं उसके बारे में जानते हैं कि लड़की का स्टेटस क्या होता है। तो उन हालात में आपने डांस कैसे सीखा? आपको अलाउड था? कि मेरा जन्म राजस्थान में हुआ, मेरी माँ राजस्थान से हैं, बीकानेर से। तो मम्मी, क्योंकि एक ऐसी जगह से थी जहाँ कला और साहित्य को बहुत एडमायर किया जाता था, और पापा हरियाणा से थे, तो मतलब वीरों की भूमि है वो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह था कि हमें कभी डरना और झिझकना नहीं सिखाया पापा ने, और मम्मी ने बताया कि जो कला है अंदर उसे ज़िंदा रखना है। आप पढ़ा रही हैं, पढ़ रही हैं या कुछ और कर रही हैं, वो ज़िंदा रहनी चाहिए। तो जब हम लोग राजस्थान में थे उस वक़्त मैंने कथक सीखा, और उसका मतलब स्टेज परफॉर्मेंस और सब होते थे। फिर शादी हुई तो मुझसे कुर्बानी किसी ने नहीं मांगी थी। अजब सी बात ये हुई कि मुझे लगा कि फ़ौज में मैं अपने पैशन को कैरी नहीं कर पाऊँगी, और मैंने बिना किसी के कहे चुपचाप छोड़ दिया उसे। और फिर मैं एक बार पंडित बिरजू जी महाराज से मिली,
और मैंने उन्हें अपने शौक़ के बारे में बताया कि मैंने किस तरह अपने आप को कुर्बान कर दिया, मुझसे किसी ने कुर्बानी नहीं मांगी थी। उन्हें अफसोस हुआ। हाँ। उन्होंने कहा कि ये तो ज़िंदा रखने की चीज़ थी, और जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया और पति ने छोड़ने को भी नहीं कहा और तुम खामखा छोड़ के इस तरह बैठ गई। तो ये क्या आपके मन में कोई मिसकंसेप्शन थी या क्या था? हाँ, कोई ऐसा शौक़ जो आपके अंदर है, जो कला आपके अंदर है, आप न परफॉर्म कर सकते हैं, न उस तरह के लोगों से मिल सकते हैं, तो घुटन होती है। तो मुझे लगा कि मुझे जो नया जीवन मिल रहा है बाहें फैला के, मैं उसको आत्मसात कर लूँ, वैसी हो जाऊँ जैसा सब कुछ मेरे आसपास है। बहुत बार तो हम ऐसे जगहों पे रहे कि दिवाली की शॉपिंग पे हम शहर जाते थे। अच्छा, है ना, जंगलों में रहते थे, तो ऐसे में कहाँ कला पनप सकती थी। अब का ज़माना अलग है, वो दौर अलग था। ईमानदारी से कहूँ तो अफसोस नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत कुछ भी सीखा। वैसे कहा जाता है कि कलाकार के लिए कोई भी कला की प्रैक्टिस जो होती है वो एक तरह से साधना है, उसमें परफॉर्मेंस न भी हो, हाँ, लेकिन वो अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, तो उसको वो एक तपस्या की तरह करता रहता है। तो You didn't find that the right thing to do? मैंने अपनी परफॉर्मेंसेस दी। अच्छा, हाँ, आर्मी के स्टेजेस पे हर जगह जहाँ मौका मिला मैंने दी, पर मैं प्रोफेशनल कथक डांसर अब नहीं हूँ, ये मैं मानती हूँ। But now you found yourself a new expression, yes, जो आप अपने लेखन के जरिए करती हैं, और इसमें भी आपके हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ था कि आपकी किताबें पब्लिश हुई। जब मैं लिखती थी, और जैसे बड़े बड़े स्टेज होते हैं वहाँ पे हमारे जवानों की पत्नियों के लिए हम काम करते हैं, और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स आते हैं उनके लिए भी जब पार्टीज होती हैं तो लेडीज़ के भी अलग प्रोग्राम हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे जब भी प्रोग्राम हो रहा होता तो एंकरिंग करनी है तो वंदना यादव, अच्छा, कुछ लिखना है तो वंदना यादव, कुछ स्किट करना है, प्ले करना है, तो वो सब मुझे दे देते थे। जिसका जो रुचि होती है ना उसको वो काम सौंप दिया जाता है। जी। तो मैं वो सब कर रही थी। तो जब लिखना होता था, फिर जब कलम चलने लगती है तो कहीं भी चलती है, फिर मैं कविताएं भी लिखने लगी। और एक बार मेरे हस्बैंड ने देखा कि मेरी लिखी हुई डायरियाँ भरी हुई हैं कविताओं की, तो उन्होंने कहा ये तुम कविताएं लिखती हो? हाँ। तो मैंने बोला हाँ। तो ही सेड, और वो पलटते रहे, फिर दूसरी डायरी निकली, तो ही सेड तुम्हारी तो ना कविताओं की किताब प्रकाशित होनी चाहिए। अच्छा। 2006 की बात है ये, और हम नहीं जानते थे सच में कि प्रकाशन कैसे होता है किताबों का, और कौन पब्लिशर्स होते हैं। तो ये उन्हीं की कोशिश थी, और पहली किताब आई मेरी। पहली किताब में से कोई कविता ऐसी हो जो इस वक्त? कविता मैं सुनाना चाहती हूँ आज के युवाओं के लिए स्पेशली, और जैसे निराशाएं घेरने लगती हैं उस दौर के लिए है ये कविता। कविता का शीर्षक है घनेरी आशाओं का दीप। तू घनेरी आशाओं का दीप बनकर मिल स्वयं से राह में नया मीत बनकर। वाह। तू घनेरी आशाओं का दीप बनकर मिल स्वयं से राह में नया मीत बनकर, विपदाओं के मार्ग में रोड़े पड़े पर्वत तेरा रास्ता रोके हुए, विजय का दीप जला और चला चल। तू घनेरी आशाओं का दीप बनकर समुद्र सारे मार्ग को बांधे हुए, भटकाने को राह में कारण बढ़े, निश्चय एक अडिग बना और चला चल। तू घनेरी आशाओं का दीप बनकर। पैर तेरे जख्मों से भरे हुए, खून रिश्ता घाव में छाले पड़े, मृत्यु शैया सामने फिर भी चला चल। तू घनेरी आशाओं का दीप बनकर। और अंतिम है कि सफलताएं जीवन की गाथा बने, तू नया लक्ष्य खुद पैदा करे, हाथ पकड़ विश्वास का और चला चल। तू घनेरी आशाओं का दीप बनकर मिल स्वयं से राह में नया मीत बनकर। वाह, क्या बात है। इस तरह की कविताएं जो होती हैं जो एक प्रेरणा देती हैं कि चाहे किस तरह का भी माहौल क्यों ना हो, कोई भी बात क्यों ना हो, किसी तरह का फेलियर क्यों ना हो, उसके पार निकलना ज़रूरी है। आप जानती हूँ कि आवा एक संस्था है हमारे सैनिकों की, हाँ। और सद्भावना के भी कार्यक्रम, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, और उसके अलावा सद्भावना के लिए भी हम काम करते हैं। तो मैं एक काउंसलर के तौर पे वहाँ जाती थी। हमारे चाहे बच्चे हैं, चाहे कॉलेज वाले या स्कूल वाले या महिलाएं हैं, उनको किसी न किसी तरह अकेलापन तो रहता है ना फौज में। आप जानती हैं कि पति रहते हैं इधर उधर हमेशा, अगर पीस में है तभी वो 6 महीने एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, तो वो जो अकेलापन है वो कभी कभी नकारात्मकता ले आता है।
तो उसको दूर करने के लिए और एक तो हम साथ बहुत रहते थे हमेशा एक दूसरे के, सारी महिलाएं और बच्चे, और इस तरह की टॉक के लिए मुझे बुलाया जाता था कि बच्चे इंस्पायर हों आगे पढ़ने के लिए, तरक्की के लिए, महिलाएं खुश रह सकें। तो वहाँ से ये कविता जन्म लेती है। तो जब आप यूथ को मोटिवेट करने के लिए जब टॉक्स देती हैं, मोटिवेशनल टॉक्स देती हैं, तो उसमें भी इस तरह की जो कविताएं हैं उसके ज़रिए आप उनको इंस्पायर करती होंगी जी। तो किस तरह का रिएक्शन रहता है जब आप बच्चों से बात करती हैं? बच्चे हमेशा नया सीखने और नया सुनने के लिए उतावले रहते हैं। हम इस उम्र में अपनी धारणाएं बना के रखते हैं, है ना? तो बच्चे बहुत जल्दी से वेलकम करेंगे किसी भी नई चीज़ का जी। और वो अपने आप से कम डरे होते हैं, मम्मी पापा की अपेक्षाओं से ज़्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं फेल हो गया, अगर मेरे नंबर कम आए और मुझे साइंस नहीं मिली या सो एंड सो सब्जेक्ट नहीं मिला तो मम्मी पापा का क्या होगा। वो अपने आप से उतना नहीं घबराते, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आर्मी का माहौल होता है तो उसमें भी क्या इसी तरह की अपेक्षाएं होती हैं कि आप साइंस में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और इज इट डिफरेंट फॉर द आर्मी फैमिलीज? आमतौर पे फौजियों के बच्चे फौज को चुनते हैं जी, पर फौज की कठिनाई भी वही जानते हैं जो फौज में रहते हैं। बहुत से बच्चे अभी भी जा रहे हैं फौज में और कुछ लोग नहीं जाना चाहते। तो सब तरह का माइंडसेट हर युग में रहा है। बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान या सिर्फ डिग्री उसके बेस पे आगे ना बढ़ें, वो अपने आप को ग्रो करें, है ना? वो ये याद रखें कि आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। नंबर तो आपकी जहाँ जिस जॉब में आप एक बार रहते हैं वहाँ आपकी काबिलियत मैटर करती है जी। आपके जो 10th और 12th में नंबर आए थे वो मैटर नहीं करते। और वो ये भी याद रखें कि अगर वो एक साल फेल हो जाते हैं तो वो अपने दोस्तों से एक साल पीछे रह जाते हैं। इसलिए कोशिश करें, कोप अप करें और आगे बढ़ते रहें। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल करियर्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं विद द कमिंग इन ऑफ artificial intelligence, so we have to look for new vistas to grow. So true. और ऐसे ऐसे कैरियर्स हैं बच्चों के लिए जो हमने तो कभी सुने नहीं थे, सोचे नहीं थे, क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था जी, है ना जी। तो सिर्फ एक या दो चीज़ों पे अटक के नहीं रहना, बहुत बड़ा कैनवास, बहुत बड़ा है, जैसा मर्जी पेंट कर लें। There's somebody who's inspired by you and has something very nice to say about you. नमस्कार वंदना, so good to see you here. आपकी किताब पढ़ी थी कितने मोर्चे, इतनी दिल को छू गई कि मुझे लगा इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। बहुत खुश हूँ कि ये किताब बहुत दूर दूर तक जा रही है। इसके लिए एक लाइन ज़रूर कहूँगी, जब दिल में दर्द जगा हो तो लिखा जाता है। और आपके दिल में वाकई बहुत दर्द समाया हुआ है जो आपने दूसरों का देखा है और उसको अपनाया है। तो बहुत मुबारकबाद आपको। उम्मीद है कि मैं आपकी अगली किताब जल्दी ही देखूंगी। प्लीज़ इसी तरह लिखते रहिए। बहुत खुशी हुई कि कितने मोर्चे को इतने लोग सराहते हैं और कहाँ कहाँ तक ये पहुँच गई है। So it's very nice when people have nice things to say about you. Thank you. अच्छा, बात अब करते हैं थोड़ी सी आपके नॉवल के बारे में जी। आप कविताओं के ज़रिए भी, वैसे भी आप अपनी आर्मी लाइफ के बारे में और उसकी जो कठिनाइयाँ हैं और आर्मी लाइफ की जो सच्चाइयाँ हैं उसके बारे में आपने बहुत बेबाकी से इस उपन्यास में बात की है। कितने मोर्चे ये नाम है मेरे उपन्यास का। मैं जैसा कहती हूँ कि फ़ौजियों के बारे में फिर भी बहुत से लोग जानते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत कहानियाँ या आर्टिकल या बहुत सीनियर ऑफिसर्स होते हैं तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी हैं, तो उनके माध्यम से बहुत से लोग उन्हें जानते हैं और फ़ौज के जीवन को भी जानते हैं। पर जब फ़ौजी सरहद पे होता है तो उसके परिवार को कौन संभाल रहा होता है ये कोई सोचता भी नहीं, किसी को आइडिया ही नहीं आता, क्योंकि कोई एक तो महिला के बारे में उतना जाना ही नहीं जाता फ़ौज में, और दूसरा कि महिलाएं हैं तो कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं, किसी ने कभी सोचा नहीं। और मैंने उस जीवन को जिया। मेरे हस्बैंड की 3 लगातार पोस्टिंग रही फील्ड में, तो 3 पोस्टिंग यानी तकरीबन 7.5-8 साल। और वो दौर था जब मेरी बड़ी बिटिया आई थी 9th में थी और वो जब पास आउट करके कॉलेज से अब्रॉड चली गई पढ़ाई के लिए। तो ये सारा दौर जो था मैंने अकेले मेरे बेटियों को पढ़ाया, उनका ध्यान रखा और उनके स्कूल कॉलेज बदलते रहे, घर बदलते रहे। मेरे सास ससुर या मेरे इन लॉज या मेरा मायका, उन सबको भी मैं अकेले संभाल रही थी।
मेरी तरह बाकी औरतें भी थी वहाँ पे, बहुत सारी लेडीज़ थी और उनके बहुत सारे स्ट्रगल्स थे। जब भी कुछ होता था, 26 जनवरी है या आर्मी डे है या कुछ भी है, तो मीडिया पे सिर्फ फौजी दिखाई दे रहे थे। मुझे क्या लगा कि ये फौजियों की स्ट्रेंथ तो वो लेडीज़ हैं जो उनका घर परिवार संभालती हैं और उन्हें ये कहती हैं कि आप बेफिक्र रहें और आप अपना काम करें, यहाँ का ये मोर्चा हम संभाल लेंगे। वो एक मोर्चा संभालते हैं जो सैनिक का है। वो अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, वो किसी चाइना बॉर्डर पे हैं या जहाँ भी हैं, वो उस बॉर्डर को संभालते हैं, उनके लिए वो मोर्चा है। यहाँ उन औरतों के लिए कितने सारे मोर्चे हैं, बिल्कुल उन मोर्चों का कहीं जिक्र नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं लिखूं, और लेखक होने के नाते ईमानदार रहना मेरा पहला फ़र्ज़ बनता था। और वो सारी चीज़ें, मुझे लगा कि मुझे ईमानदारी से वो सारी चीज़ें सामने लेके आनी चाहिए। तो यकीन माने कि 370 पेज का नावल है, तो वो सब कुछ सामने नहीं आ पाया, पर फिर भी बहुत कुछ आ गया। जो लोग आर्मी लाइफ में आते हैं, the girls who marry army officers are usually daughters of other army officers. तो वो उस लाइफ को समझती हैं, they know what they are going in for. और ये जो एक community feeling होती है, because the wives get together, और for women it, you know, they have to be empowered to understand where they were. पर आप तो आर्मी बैकग्राउंड से नहीं थी, so was this a shock for you? मेरे मायके में मैं सबसे छोटी हूँ, तो बहुत लाड प्यार मिला और उनका मन था कि मैं किसी आर्मी ऑफिसर की वाइफ बनूँ। मैं चाहती थी मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ, बहुत कोशिश भी की। उस वक़्त नहीं था ऐसा कि महिलाएं सैनिक हों, सैनिक ऑफिसर हों। तो दादाजी का था कि जहाँ तक कोशिश हो तो आर्मी ऑफिसर ही हो मेरा हस्बैंड। मैं यहाँ आई तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि एक ऐसी दुनिया में आ गई हूँ जैसे गांव का आदमी और उसको महानगर में लाके छोड़ दिया जाए, है ना। यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है और यहाँ के रहने के जीने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। हर चीज़ टाइम में बंधी हुई है, जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं हमारी। तो मुझे कभी कभी तो ये लगता था ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता एक ग्लैमर के तौर पे देखा जाता है फौजी अफसर की वाइफ के जीवन को। मुझे लगता था कि मेम साहब बन गए वो काम खत्म। पर ऐसा नहीं है, मेम साहब नाम की ही है, बाकी तो वो साहबी के साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। वैसे भी कोई माँ हो, उसका बेटा या पति घर से निकले, दिल्ली जैसी या बड़े शहर की सड़कों पर निकले, तो मन में एक धक-धक सी रहती है। तो जब एक आर्मी वाइफ का हस्बैंड बॉर्डर पे होता है तो एक कांस्टेंट एंजाइटी तो रहती। जब मेरे हस्बैंड JNK में थे, फिर आसाम में थे, ईमानदारी से कहूँ दिन रात ऐसा डर नहीं रहता कि कुछ गलत हो गया, नहीं, ये रहता है कि सब ठीक रहे। दिस इज अ कॉमन फियर दैट ऑल आर्मी वाइव्स शेयर। एक जगह होती है फौज में SF क्वार्टर्स, तो जितने भी सैनिक फौज में बॉर्डर पे बैठे हैं उन सब की पत्नियां और बच्चे एक जगह रहते हैं। वो जवानों के लिए भी एक जगह होती है और ऑफिसर्स की फैमिलीज के लिए भी होती है। तो जो ये एक जैसे फैमिलीज है ना, किसी का हस्बैंड हो सकता है सिक्किम में हो, किसी का हो सकता है आसाम में हो, किसी का हो सकता है और किसी बॉर्डर पे हो, वो सब लोग वहाँ एक साथ रहते हैं। एक जैसा माहौल होता है ना, तो रहना थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि मैं भी उतनी ही डरी हुई हूँ, आप भी उतने ही डरे हैं, वो भी उतनी ही घबराई है जितनी मेरी परेशानियाँ हैं। तो सब एक दूसरे से हिम्मत लेती हैं, एक दूसरे को थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए कि कोई घटना घट गई, न्यूज़ में आ रहा है, तो बहुत देर तक हस्बैंड से कांटेक्ट नहीं हो पाता जी, है ना। वो लोग अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ, उन्हें ये होश नहीं रहता कि घर पे बता दें कि मैं ठीक हूँ। तो वो जो टाइम होता है उस दौरान एक दूसरे के साथ हम लोग खड़े रहते हैं। वो जो एक साथ होने की भावना है ना, फीलिंग है, वो अद्भुत है। जो आर्मी लाइफ है उसमें ये जो द सेंस ऑफ फैमिली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए, द आर्मी विल टेक केयर ऑफ इट्स ओन, है ना। अभी जैसे मैंने कितने मोर्चे उपन्यास का जो अंतिम चैप्टर है उसमें हमारे एक आर्मी ऑफिसर की शहादत का जिक्र है, और ये मैंने उपन्यास उस शहादत पे जो सच में हुई थी उस शहादत पे ही बुना है। आप माने कि उस परिवार की, देखिए उनको तो वापस नहीं ला सकते जी, जो शहीद हो गए हैं, पर पूरी यूनिट मिलके उस परिवार का देखभाल के लिए मतलब ध्यान रखती है। इवन आर्मी भी उनका ध्यान रखती है, ये है वहाँ पे। और जैसे किसी भी जगह पे हम लोग नए जाते थे, मुझे बड़ी खुशी होती थी जब मैं एकदम अभी सिविलियन माइंडसेट की थी, तब की बात बता रही हूँ। मैं कहीं भी जाती थी नई तो सब लोग डिनर पे बुलाते थे। ईच एंड एवरी फैमिली विल इनवाइट अस फॉर डिनर।
है ना, तो हमारे साथ बाकी लोग भी बुलाए जाते थे। तो इस तरह हम सब एक दूसरे से परिचित हो जाते थे और जो फैमिली जा रही है उसे इसी तरह सी ऑफ किया जाता था। तो ये मैंने सिविल में कहीं नहीं देखा कि आपकी सोसाइटी में कोई नए लोग रहने आए हैं तो उसे आप खाने पे बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। जबकि रहने के लिए तो वो भी आए हैं। ये फौज में होता है और आज भी होता है। और ये जो स्ट्रेंथ है वो फौज वो में वहीं ही से बनती है। वो सुख दुख साझे हो जाते हैं ना। अभी आपने बात की 26 जनवरी और 15 अगस्त या इस तरह के जब मौके होते हैं तो जो आम आदमी होता है उसका ध्यान आर्मी पे बहुत जाता है। चाहे सारा साल हम इतना ना सोचें, उस वक्त देशभक्ति के गीत भी हम जी उतनी ही शिद्दत से सुनते हैं और वो भावनाएं सभी के अंदर आती भी हैं, बिल्कुल आती की और शहादत की, वो सब। हाँ। और उस वक्त जब हम किसी को अशोक चक्र या दिया जाता है, स्पेशली जब मरणोपरांत दिया जाता है, तो दिल भर भी आता है और एक मन में एक फ़ख्र होता है कि कैसी माँ है, ये कैसी बीवी है जो उस वक्त वहाँ खड़ी है और उतनी ही उससे खड़ी है और ये कह रही है कि अब मैं अपने बेटे को आर्मी में भेजना चाहती हूँ। फौज ना ठीक है, बहुत से बच्चे आज की तारीख में गाँव की तरफ आप निकलिए गाड़ी लेके, सुबह और शाम भागते हुए दौड़ते हुए प्रैक्टिस करते हुए मिल जाएंगे कि उन्हें फौज में जाना है। जी ठीक है कि वो नौकरी के लिए आना चाहते हैं, जीविका कमानी है तो कहीं न कहीं काम तो करना है जी। पर हर कोई फौज में नहीं जाता। फौज में जाने वाले विरले होते हैं। उनमें वो एक भावना होनी चाहिए ना कि मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे अपनी कौम से प्यार है और मुझे अपने परिवार का, अपने समाज का नाम ऊंचा करना है। तो यही वो भावनाएं हैं। फौज वो कंफर्ट जोन नहीं देती इंसान को, क्योंकि हर 2-2.5 साल बाद तो आपके बक्से पैक हो जाते हैं, आप दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो हो सकता है कि मखमली कालीन हमारे पास ना हो, पर हमारे पास वो सुख है जो किसी और के पास नहीं होता, कि हम हर वक्त हमें ये रहता है कि मेरा हस्बैंड तो देश के लिए काम कर रहा है। अगर मुझ में ये प्राउड फीलिंग है, मेरे बच्चों को हमेशा, जब भी हम कहीं जाते थे और मेरे हस्बैंड यूनिफॉर्म में होते थे, मेरी बेटियां कहती थी मम्मा हमें हमारे कॉलर ऊपर हो जाते हैं पापा को देखकर। तो वो परिवार जिन्होंने अपना बेटा खो दिया या जिन्होंने अपना पति या जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है, यकीन मानो वो एक अलग तरह की फीलिंग होती है। दुख होता है, दर्द होता है, उनके ना होना बहुत रुलाता भी है, पर ये होना कि हाँ पापा गए थे तो मैं भी जाऊंगा। एक पत्नी का ये कहना है कि मेरे हस्बैंड की जगह अब मेरा बेटा जाएगा या मेरी बेटी आर्मी ऑफिसर बनेगी, ये आसान नहीं होता, पर वो भावनाएं हैं, वो करवाती हैं। और यही भावनाएं जो बहुत प्रेशियस भी हैं। जी, इन्हीं से देश सुरक्षित है और इसी से हम भी हैं। हाँ? आपने बात की बेटों को भेजने की और अब बेटियों को भेजने की। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि अब जब लड़कियां आर्मी ऑफिसर बन रही हैं एंड दे आर नाउ गोइंग टू सर्व द नेशन, तो कैसा लगता है आपको? इट्स अ प्राउड फीलिंग। मुझे बहुत खुशी है। मेरी शादी के तकरीबन 2 साल बाद फ़ौज में महिलाएं आईं और मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन भी, और मैं आज भी खुश हूँ। उस वक़्त ये लगता था कि ये शॉर्ट कमीशन से हैं, इनको कुछ समय के बाद चले जाना है, फिर ये परमानेंट हुई, अब इनको सीनियर ऑफिसर्स तक बनाया जाना है, कमांडिंग ऑफिसर बन रही हैं। पुराने ज़माने को याद करें जब भित्ति चित्र होते थे, अगर आप देखें तो मैं गई थी विदिशा और भोपाल के पास के जंगलों में और वहाँ मैंने देखा भित्ति चित्र बने हुए हैं। आदम जो इंसान पैदा हुआ था और मनुष्य होने का सफ़र वहीं पे उन्हीं गुफाओं में उन्होंने तय किया था। वहाँ महिलाओं के भी स्केचेस हैं जो जंगल में शिकार के लिए जाती थी। तो महिलाएं हमेशा से आगे रही हैं, चाहे वो समाज की सुरक्षा थी या बच्चों का लालन पालन था। आज अगर देश में सेना में आर्मी ऑफिसर्स हो सकती हैं महिलाएं, तो जवान भी भर्ती होनी चाहिए। वाह, ये बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। और ताकि हर एक में अलग अलग तरह के गुण होते हैं हर इंसान में। कुछ लोग टीचर बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ पुलिस में जाते हैं, कुछ आर्मी में जाते हैं। तो ऐसी महिलाएं जो वहाँ जाना चाहती हैं उन्हें वो मौका दिया जाना चाहिए और वो इस तरह से जाएंगी और देश की रक्षा करेंगी। कितना प्राउड मोमेंट होगा। हम आज भी पन्नाधाय को याद करते हैं, हम आज भी रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं। अलग अलग मौक़ों पे जिन ने अपनी शहादत दी या जिन्होंने अपना गौरव दिखाया, अपना शौर्य दिखाया, तो आज की जनरेशन को ये मौका क्यों ना दिया जाए। बिल्कुल, इन सब की अभिव्यक्ति आप कर रही हैं अपनी लेखनी के ज़रिए। और हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ कहा है। नमस्कार वंदना जी। वंदना जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है और वंदना जी को एक लेखक, एक संपादक के रूप में जानने से पहले मैं उन्हें एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जानता हूं।
और जहाँ तक हम सारे मित्र लेखन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक ऐसे परिवार से आती हैं, एक ऐसा आर्मी बैकग्राउंड का उनका परिवार है और उन्होंने सैनिकों के परिवार के लिए बहुत काम किया है। वो चाहे वॉर विडोज़ हों उनके लिए या उनके बच्चे हों, उनके परिवार के लोग हों, और इस यात्रा में उन्होंने उन परिवारों की पीड़ा को, उनके दर्द को, जो लोग हमारे सेना में इतनी लंबी सेवा देते हैं उनके परिवारों के दर्द को समझा है। और कहीं ना कहीं वही चीज़ जो उन्होंने इतनी नज़दीक से देखी उनको कहीं अपील की, और उन्होंने कितने मोर्चे अपने उपन्यास में उस दुख को, उस दर्द को, उस अकेलेपन को और वो तादात्म्य ना बिठा पाने वाली चीज़ को उन्होंने उसमें रेखांकित किया है। उन्होंने एक पुस्तक भी संपादित की थी जिसमें ऐसी ही कहानियों को उन्होंने लिया था जो सेना के जीवन पे हैं, सैनिकों पर हैं, और ख़ास तौर से उन समस्याओं पे हैं कि एक सैनिक जब सेवानिवृत्त होके, रिटायर होके सामान्य जीवन में आता है तो वो सिविलियन से कैसे तालमेल बिठाना चाहता है लेकिन नहीं बिठा पाता। यहाँ तक कि उनकी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी उसे उस अनुशासन से निकल के यहाँ आने में दिक्कत होती है, और परिवार भी जो एक सिविलियन लाइफ जी रहा है, दिल्ली बॉम्बे जैसे मेट्रो में रह रहा है, अचानक पिता के वापस आ जाने से जिसका उन्हें ज़िंदगी भर इंतज़ार होता है, और कैसे वो अपने ही पिता के साथ तादात्म्य में नहीं बिठा पाता। तो ये जो विरोधाभास हैं एक सेना के अनुशासन का, उसमें आता है। वंदना जी को कितने मोर्चे जैसे उपन्यास के लिए बधाई। अच्छी बातें एक अच्छे व्यक्ति के बारे में लोग क्यों ना कहें। हम आपकी बहुत सी कविताएं हैं जो लंबी हैं, आप उपन्यास तो है, लेकिन आपने लघु कथाएं कुछ लिखी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। हाँ। तो उनमें से एक आप हमें सुनाएं। जी, कुछ लघु कथाएं बहुत चर्चित रही मेरी जी। पर एक लघु कथा जो इस समय जो हालात हैं उनके साथ किसी तरह शायद इसका तालमेल बैठता है तो मैं वो सुनाती हूँ। लघु कथा का शीर्षक है मासूमियत। जनेऊधारी परिवार से था वह, पुरखों की बनाई परंपराएं निभाता रहा, परिवार की सिखाई हर बात मानता रहा। बावजूद इसके उसके भीतर बैठे मासूम के जहन में सवाल उठते थे। परिवार वाले अक्सर कहते, उल्टी बातें तेरे दिमाग में आती कहाँ से हैं? बड़ा होने लगा तो सुनने को मिला, सही सही बोला कर। उसने ऐसा करने की कोशिश भी की। कुछ और बड़ा हुआ तब धर्म की खबर हुई। कई कई धर्म, मजहब, उसकी मासूम समझ का दायरा मासूम ही रहा। आस पड़ोस के घरों में दो तरह के लोग रहते थे। उनका आपसी सरोकार भी गहरा था। उसका वास्ता भी इन्हीं दोनों से ज़्यादा पड़ा। उसे कुछ इधर अच्छा लगता तो कुछ उधर, उसे कुछ इधर खटक जाता तो कुछ उधर। दोस्त हो सकते थे दोनों जगह, भाईचारा भी था, पर रिश्तेदारी ना, उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। दोनों ओर के बुजुर्ग साझे थे, भाई थे, बहनें थीं, भाई बहन भी थे, मगर वह रिश्ता ना, वह नहीं हो सकता था। उसे अक्सर लगता कि यहाँ की आबो हवा में उस और के लिए कुछ अजनबियत सी, उस और की फिजाओं में भी कहीं कुछ उसे खटकता सा था। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ या वहाँ, वहाँ या यहाँ, दोनों ने मिलकर उसके दिमाग का दही कर दिया। परिवार ने फटकारा, कहा, तुम्हारा धर्म। उनके लिए तो वो था ही। यहाँ से वहाँ तक, इस चौखट से उस दहलीज तक अपनी तलाश में भटकता रहा। चौराहे पर बैठा फकीर कहता है, मासूम मारे जाते हैं, मासूम होना गुनाह है। ये बहुत गहरी बात आपने कही कि धर्म असली सिर्फ इंसानियत का है, और यही बात हर धर्म सिखाता है। हमें बस यही उम्मीद है कि आपकी इस लघु कथा के ज़रिए और आपकी बाकी जो आपने कुछ लिखा है उसके ज़रिए लोग प्रेरित हों। और हमारे प्रोग्राम में आप आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ मुझे बुलाया। अगली बार तक के लिए नमस्कार।